दोस्तों, यह कहानी बंधन छूटे ना का नेक्स्ट पार्ट है। प्लीज़ दोस्तों, आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। भैया, तुलसी ने कहा किया है। रात के खूब अंधेरे में जब सभी खामोश थे अपनी सोच में, तब सुभ्रा जो शुभ के कमरे में ही आकर सोई थी, वो टुकुर टुकुर पंखे की ओर देखते हुए पूछी। शुभ कुछ देर चुप रहा, फिर गौर से देखा सुभ्रा की ओर। बेचारी, यही तो होता है ना, घर में बिगड़ चुके माहौल का असर सभी पर हो ना हो, मगर छोटे नादान बच्चों पर जरूर पड़ता है, जैसे इस नन्ही सी सुभ्रा पर हो रहा था। क्या जवाब दे शुभ उसे कि इस घर में बरसों पहले उसके भाई की जान गई थी और आज फिर वही खेल खेला जा रहा था राधा के साथ। वो कैसे समझाए उसे कि इस घर में कोई ऐसा है जिसने कई चाल चले हैं उसके अंतिम भैया के खिलाफ, वो भी ऐसे कि बात जिंदगी खत्म करने तक आ गई। तो कोई जवाब न आने पर शुभ ने सीधा सा रास्ता खोजा। बहनी, तुमको तुम्हारी गुड़िया सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना? हाँ, उसके बिना हम ना ही रह सकते शुभ। अपनी गुड़िया को अपने बगल में लेटाकर शुभ्रा जवाब दी तो एक चादर उठा शुभ सुभ्रा और उसकी गुड़िया को उड़ा दिया। तो समझ लो तुलसी ने अंतिम भैया से उनकी गुड़िया लेनी चाहिए। ओ, कितनी दुष्ट है शुभ, हम अपनी गुड़िया छुपा लेंगे उससे। सुभ्रा जल्दी से अपनी गुड़िया को अपनी बाहों में भर ली और शुभ रोशनी बंद करता हुआ उसके बालों में हाथ फेरने लगा। चिंता न करो, हम तुमसे कुछ दूर ना ही होने देंगे। अच्छा शुभ, सुभ्रा बहुत ज़्यादा खुश हुई, वरना उसे तो नींद ही नहीं आती ये सोच कि उसकी गुड़िया उससे दूर हो जाएगी। शुभ हामी भर दिया तो सुभ्रा सोने को आंखें बंद कर ली। आज ज़्यादा ही थक गई थी वो, इसलिए जल्द ही सो रही थी। शुभ बिल्कुल भी उससे दूर होने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसे डर था कहीं घायल तुलसी सुभ्रा को अकेला पाकर उसके साथ कुछ न कर दे। नीचे हॉस्पिटल जाने के लिए खाना बन चुका था, मगर चाची नहीं चाहती थी कि चाचा जी जाएं खाना देने, और अंतिम को आज जो हुआ मालूम चले। लेकिन चाचा जी मान नहीं रहे थे। चाची जी खाने का टिफिन हाथ में लिए आई। सुनिए ना जी, मैं क्या कह रही थी कि वो बोल ही रही थी कि गुस्से से भड़के हुए चाचा जी ने उनकी बात बीच में काटी। नहीं, तुम कुछ भी नहीं बोलोगी, अब बोलेंगे हम। खाने का टिफिन चाची के हाथ से लेकर चाचा जी बाहर चले गए। चाची जी उन्हें अपने आंखों से ओझल होते हुए देखती रही। वो चिंतित थी। हे महादेव, जो सही हो वही करना। सुनंदा भाभी अपने कमरे में राधिका को सुला रही थी, लेकिन वो लगातार रोए जा रही थी। बेचारी परेशान हो चुकी थी। क्या हो गया है राधिका को? मेरी बच्ची सोती क्यों नहीं? शायद इस घर में इसका भी दम घुट रहा। कमरे के भीतर आते पुष्कर भैया की आवाज़ सुन सुनंदा भाभी हैरान हुई। आप तो सुदामा के पास थे, इतनी जल्दी आ गए? दरवाजे से लौट आए। वो मुंह लटकाए हुए बिस्तर पर बैठे। सुनंदा भाभी के हाथ अब भी राधिका को सुलाने के काम में लगे थे। उन्होंने बाहें सिकोड़ कर पूछा, क्यों? किस मुंह से जाएं? हमारी हिम्मत नहीं हो रही सुदामा की ओर देखने की। सुनंदा भाभी की ओर देख, वो जो कुछ भी सह रही, सबके कसूरवार हम ही तो हैं। दरवाज़ा खोलने में भी हाथ कांप रहे थे। कब तक ऐसा होगा? सुनंदा भाभी चिंतित थी। तब पुष्कर भैया राधिका को अपनी गोद में थामे सुलाने लगे, जब तक अंतिम हमको कौनो सजा ना ही दे देता। वो देंगे? सुनंदा भाभी के सवाल पर पुष्कर भैया तकलीफ से जवाब दिए, यही तो
नहीं कर पाता वो पगला और झेलता रहेगा सारी तकलीफ, लेकिन बोलेगा नहीं। पुष्कर भैया से अब नहीं सहा जा रहा था उनके भीतर की पनपती गलानी को, और उस गलानी का एक सफ़ा बड़े पापा के गले में किसी फांसी सा अटका था। आज वो आंगन में ही सोए थे और शायद अब दोबारा वो भीतर कदम रखना भी ना चाहें अपने कमरे के। तुलसी माँ को कोई पूछने तक न गया। कमरे की रोशनी अब भी बंद थी। अंधेरे में एक आकृति सुबक रही थी और उसे देख रहा था वो आसमान का चांद, जिसने अब तक बस देखा था उस घर के ऊपरी मंजिल में आंसू। आज नीचे वाली मंजिल के आंसू को शायद हैरत से वो आधा हो चुका था। इधर राधा के हाथ से कैनुला निकल चुका था। वो फिलहाल बैठी हुई थी। अंतिम फोन पर काका को समझा रहा था कि अब राधा ठीक है, मगर उन्हें बहुत चिंता हो रही थी। इधर राधा इधर उधर कमरे में हर ओर देख रही थी। तभी काका से बात खत्म कर अंतिम उसके पास आ बैठा। क्या देख रही? कुछ भी नहीं, राधा ने जवाब दिया। तभी उसकी नज़र अंतिम की जेब पर गई। कितनी भारी हुई लग रही थी। उसने सवाल उछाला, तुम्हारी जेब इतनी भारी हुई क्यों है? कुछ है इसमें, देख लीजिए। राधा की ओर झुकते हुए अंतिम झांक रहा था उसकी निगाहों में। वो चाहता था राधा खुद उसके इश्क को देखे। राधा ने हाथ बढ़ाकर जब टटोला अंतिम की जेब को, तो कुछ मुलायम स्पर्श उसकी अंगुलियों को चूम गया। राधा ने बाहर निकाला। वो सफ़ेद फूलों का गजरा था जो मुरझा गया था। राधा उसे बड़ी हैरत से देख रही थी, मानो वो सिर्फ मुरझाया हुआ गजरा नहीं, बल्कि है एक इश्क की लाश जिसे मिली नहीं उसके महबूब की मोहब्बत भरी बूंद। वो तड़पता रहा और अब अंतिम सांस भी उसके भीतर शांत हो चुकी है। राधा तकलीफ से अंतिम की ओर देखी। ख्याल आया, सांझ तले अंतिम यही तो ला रहा होगा बड़े इश्क से उसके लिए। जब उसे खबर मिली राधा की, कितनी पीड़ा पनपी होगी उसके भीतर। पनपी होगी क्या? झिझक रही थी राधा। एक एक सवाल पूछूं? बिल्कुल। अंतिम इंतजार कर रहा था राधा के जहन में उत्पन्न हो रही सवालों की उस लड़ी को समेटने का, जिसे राधा ने संभाला नहीं जा रहा था। तुम्हें कैसा लगा जान के कि मेरी हालत ठीक नहीं? राधा की आंखों में उतावलापन था, जिसे भांपते हुए अंतिम ने राधा की दोनों हथेलियों को थामा। हर सवाल का जवाब ना ही होता राधा जी। दुबे जी बोलो ना। राधा अपना हाथ छुड़ाने की जिद करती हुई फिर से सवाल करने लगी, मगर अंतिम ने बड़े आहिस्ते से सिर हिलाया। हमको मालूम ही नहीं हुआ कि हम जिंदा हैं या नहीं। मुश्किल है राधा जी बताने के लिए। वो सब हमको फिर से महसूस करना होगा। क्या महसूस? तकलीफ? राधा ने फिर एक सवाल उसकी ओर परोसा। अंतिम से जवाब चाहिए था उसे, जो उसने सोच रखा था, मगर हमेशा की तरह जवाब अलग था। बिछो, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। राधा ने मुस्कुराकर अंतिम को जवाब दिया। बस यही तो चाहता था वो, कभी दूर न जाना राधा से। तकरीबन आधा घंटा लगा चाचा जी को हॉस्पिटल आने में। गुस्से में जमीन को रौंदते हुए वो जो राधा के वार्ड के सामने पहुँचे, मन ही मन गूंजने लगे कि क्या बताना है उन्हें अंतिम को। गुस्से का उबाल इस कदर था कि मन में आया अभी अंतिम को घर ले जाएं। लगा भी यही था कि ये बात जान अंतिम छोड़ेगा नहीं तुलसी माँ को, कि तभी उन्हें दरवाज़ा थोड़ा
खोलने पर ही सुनाई पड़ी राधा की खिलखिलाहट और अंतिम की हंसती आवाज़। उन्हें तो याद भी नहीं था पिछली दफ़ा उन्होंने अंतिम को हंसते हुए कब सुना था। चाचा जी के हाथ कस गए टिफिन पर। अब हिम्मत ना हो रही थी घर का हाल बताने को। वो चुपचाप दरवाजे पर खड़े रहे, उन दोनों को हंसता हुआ देख, और ज्यों अंतिम की नज़र चाचा जी पर गई, वो भीतर आकर टिफिन रखे। खा लो, हम घर जाकर खा लेंगे। घरे सब ठीक बा? अंतिम यूं सबके अचानक चले जाने पर परेशान था। चाचा जी समझते हुए हल्के से मुस्कुराए, सब ठीक है, और जाने लगे कि अंतिम की आवाज़ उन तक पहुंची। मुश्किल है, ठीक है, मैं ठीक होना मुश्किल है चाचा, कल आते हैं। कैसे जान लेता है वो हर बात? ये तो नहीं जानते थे चाचा जी, मगर जिस उलझन के साथ आए थे उसे तो अंतिम ने अपने पास रख ली, और अब जा रहे थे मन की जेब में ढेर सारा सुकून भरे। सामान्य सी एक नई सुबह जब आई तो किसी के लिए कुछ नया था नहीं। आज भी दूध वाले की आवाज़ कानों में पड़ी। गुप्ता चाचा की रेडियो सुबह भोर से शुरू हुई। धूप की किरण उतनी ही तेज थी, कुछ नरमी बटोरे। बच्चों का रोना अब भी शुरू था, स्कूल न जाने का, और गली में मानो भाग दौड़ थी। किसी को दुकान खोलनी थी तो किसी को उसके मालिक के डांट का डर था। कारण सबके पास थे, और काम एक, घर से दूर जाना कुछ अलग था। तो वो था दूध वाले भैया की आवाज़ से आज किसी की नींद नहीं खुली, क्योंकि पिछली रात चांद ने देखा था कोई सोया ही नहीं। नींद दरवाजे पर ही कड़ी झपकियाँ लेती रही, और घर के बंद दरवाजे के उस पार सब आंखें बारे कहीं सोनेपन से ताकते रहे। बड़े पापा एक और बाहर आंगन में बड़ी चौकी पर निढाल से लगातार एक करवट में लेटे थे, जिन्हें कब से ऐसा देख पुष्कर भैया के जहन में डर आने लगे। वो आहिस्ते आहिस्ते बड़े पापा की ओर बढ़ते हुए बड़ी मध्यम आवाज़ में पुकारे, पापा पापा पापा, लेकिन कोई जवाब नहीं। दोस्तों, पूरा पाठ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का पाठ हमें जैसे मिलेगा हम तुरंत ही अपलोड करेंगे। प्लीज़ आप लोग कमेंट बिल्कुल मत कीजिएगा, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद आप लोगों का।